हेलो स्टूडेंट्स। तो आज मैं आ गया हूँ मैकेनिक्स का एक काफ़ी बेहद ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर, जिसका नाम है सेंटर ऑफ मास। सर क्या होता है सेंटर ऑफ मास? इसको समझने के पहले आपको समझना पड़ेगा कि भैया ये मास क्या होता है। मास इज अ क्वांटिटी which measures inertness of a body। अरे सर बहुत इंग्लिश में लिख दिया यार। इनर्टनेस का क्या मतलब होता है? इनर्टनेस का मतलब होता है रेजिस्टेंस टू change in velocity। सर बहुत सारा लिख दिया लेकिन समझ में कुछ नहीं आया। तो बहुत बेसिक सी बात है। सबसे पहले इनर्टनेस की बात करूं तो इनर्टनेस एक बॉडी का प्रॉपर्टी होता है कि मैं अपनी सिचुएशन से, मान लो मैं अगर लेटा हुआ हूं तो मेरे को लेटा ही रहना है, मेरे को खिसकना नहीं है। समझ गए? तो नेचुरल सी बात है भाई, जिसका मास ज्यादा होगा उसको खिसकाने के लिए फोर्स ज्यादा लगेगा, मतलब वो ज्यादा इनर्ट है। ठीक है, तो ये काफी बेसिक सी चीज है। कहानी बनती है आगे कि अब सेंटर ऑफ मास क्या है। ठीक है, तो मैं आपको एक पहले सीन समझाता हूं कि बात क्या हुई। बात मेरे साथ ये हो गई, मान लीजिए एक ये बॉडी है। ठीक है, अब इतनी तो बात क्लियर है कि ये बॉडी बहुत सारे पार्टिकल से मिलके बनी होगी। अरे हाँ या ना? हाँ। ठीक है, अब मान लो ये मेरी एक रेफरेंस फ्रेम ओरिजिन, और मैंने इस बॉडी पे कैसा भी फोर्स लगाया। ठीक है, अब जब मैंने न्यूटन भैया का सेकंड लॉ पढ़ा तो वो पता है मुझे कहते क्या है, F वेक्टर इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन वेक्टर। ये मास की पता है खासियत क्या है? ये होता है पॉइंट मास। इसका मतलब जो न्यूटन अंकल का सेकंड नियम है वो कहां पे लगता है? पॉइंट मास पर सिर्फ। लेकिन ये क्या पॉइंट मास है? नहीं, ये तो बहुत सारे पॉइंट मास का बना हुआ है। क्या करें? तो सर क्या कोई ऐसा पॉइंट हो सकता है कि इस पूरी बॉडी को मैं एक ही जगह मान लूं? हाँ होता है, और वहीं से उत्पत्ति हुई सेंटर ऑफ मास। तो सबसे बेसिक भाषा में अगर सेंटर ऑफ मास में समझाऊं तो क्या होता है? एक ऐसा पॉइंट जहां पे मैं पूरी बॉडी का मास कंसंट्रेटेड मान के चल सकता हूं, उस पॉइंट को, उस बॉडी का सेंटर ऑफ मास कहा जाता है। ठीक है, लेकिन ये जो मैंने डेफिनेशन दी ना, ये काफी नीट लेवल की डेफिनेशन थी, लेकिन हम जेई पढ़ रहे हैं। जेई में ये सब नहीं चलेगा। जेई के लिए चीज अलग है। मैं आपको जेई के लिए कहना चाहता हूं, एक डेफिनेशन सुनिएगा मेरी। किसी भी सिस्टम ऑफ पार्टिकल में एक ऐसा अनोखा पॉइंट जरूर होता है जिसके अबाउट नेट मोमेंट ऑफ मास ऑफ द सिस्टम बिकम जीरो। क्या मेरी बात समझ में आई? हर सिस्टम ऑफ पार्टिकल में एक ऐसा अनोखा पॉइंट जरूर होता है जिसके अबाउट टोटल मोमेंट ऑफ मासेस ऑफ द सिस्टम बिकम जीरो। सर नहीं समझ में बात है? ओके, समझाता हूं। मान लीजिए ये इसका सेंटर ऑफ मास है। मान लीजिए ये इसका सेंटर ऑफ मास है और इसका पोजीशन वेक्टर कुछ RC वेक्टर है, और ये मेरा एक ith पार्टिकल है, इसका पोजीशन वेक्टर RI मान लीजिए। मुझे बस इतनी सी बात बताइए कि अगर मैं सेंटर ऑफ मास पे ही पूरी बॉडी का मास कंसंट्रेट कर रहा हूँ, मतलब ये सेंटर ऑफ मास पूरी बॉडी का नेता बनकर घूम रहा है, तो अगर मेरे को ओरिजिन के अबाउट इस बॉडी का मोमेंट ऑफ मास लिखना है तो मैं क्या इस ओरिजिन के अबाउट एक तो ये लिख सकता हूँ, m पूरी बॉडी का मास, RC वेक्टर। पहला तरीका तो ये हो गया, ये ओरिजिन के अबाउट है। दूसरा
वाला चीज क्या है, एक और तरीका है कि मैं इस पॉइंट को लूं, 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 इस पॉइंट को लूं और सबका मोमेंट का ऐड कर दूं। दूसरा तरीका क्या है, समेशन ऑफ एम आई आर आई वेक्टर। ठीक है, सेंटर ऑफ मास कैसा पॉइंट है जिसके अबाउट नेट मोमेंट कितना है, 0। अगर मुझे ये मैंने किसके अबाउट निकाला, अबाउट ओरिजिन, लेकिन अब मैं किसके अबाउट निकाल रहा हूं, अबाउट सेंटर ऑफ मास। तो मैं क्या लिखूंगा, एम आर सी वेक्टर माइनस समेशन ऑफ एम आई आर आई वेक्टर। ठीक है, ये अबाउट क्या हो गया, COM, and according to definition this is equal to 0. From here we get a conclusion that RC vector is equals to summation of MI RI vector upon M, where M is equals to summation of MI। बड़ी ही खूबसूरत आपको कंक्लूजन मिल गया। ठीक है, अब आप जब इस इक्वेशन का डिफरेंशिएशन करेंगे, थोड़े से इससे मैथ्स के साथ छेड़छाड़ करेंगे, तो आपको इसका वेलोसिटी ऑफ द सिस्टम मिल जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम, सेंटर ऑफ मास मिल जाएगा। ठीक है, अब आगे की बात करें तो मैं डस्टर खा गया मेरा, तो मैं क्या लिख सकता हूं, उसी इक्वेशन को डिफरेंशिएट करके जब मैं लिखूंगा तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ एम आई वी आई वेक्टर अपॉन समेशन ऑफ एम आई। ठीक है, इसी प्रकार मैं एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम लिख सकता हूं, समेशन ऑफ एम आई ए आई वेक्टर अपॉन समेशन ऑफ एम आई। इससे मुझे समझ में क्या आया कि सेंटर ऑफ मास ने पूरी बॉडी का बोझ ले लिया। ठीक है, तो मैं एक स्टेटमेंट देना चाहूंगा, सेंटर ऑफ मास क्या करता है, मान लीजिए मेरा ये बॉडी कैसा भी मूव कर रहा हूं, तो इसके मोशन का एनालिसिस मैं सिर्फ और सिर्फ इसके सेंटर ऑफ मास के मोशन से देख लूंगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ये जो मैंने फोर्स लगाया है, ये जो मैंने फोर्स लगाया है, मैं मानकर चलता हूं कि ये पूरा का पूरा फोर्स इस पॉइंट पर ही लगा है, यानी सी पॉइंट पर लगा है। यानी जब मैं इस बॉडी को ड्रॉ करूंगा तो मेरे लिए ये बॉडी अब इतनी बड़ी नहीं है, मेरे लिए ये बॉडी अब सिर्फ एक पॉइंट है जिस पर एक फोर्स लगा है। क्या आपको बात समझ में आ गई? ये था सारा। ठीक है, अब सेंटर ऑफ मास समझने के बाद मैं आपको क्वेश्चन से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूं। भाई सेंटर ऑफ मास की एक जरूरत तो मेरे को ये पड़ गई कि भाई यार पूरी बॉडी का एनालिसिस करना है तो मैं कैसे करता, एक कारण ये हो गया। एक और चीज है, देखो भैया फिजिक्स अगर आपको अच्छी करनी है ना तो दो तीन चीजें हैं जिन पे आपको खेलते आना चाहिए। मैकेनिक्स के लिए अगर मैं बात करूं तो आपको रेफरेंस फ्रेम पे खेलते आना चाहिए, आपको कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आना चाहिए और कंजर्वेशन ऑफ लीनियर और एंगुलर मोमेंटम आना चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं रेफरेंस फ्रेम की बात करूं सिर्फ, तो अभी एक ऐसी फ्रेम की बात करते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट साबित होगी, जिसका नाम है सी फ्रेम। सी फ्रेम, सी फ्रेम क्या होता है? एक ऐसी रेफरेंस फ्रेम which is rigidly fixed to center of mass। ठीक है, एक और कॉन्सेप्ट बताना चाहूंगा, सेंटर ऑफ मास को ही सेंटर ऑफ इनर्शिया भी बोला जाता है। ठीक है,
फिक्स टू सेंटर ऑफ मास। अभी के लिए मैं इतना ही बताना चाहूंगा क्योंकि एक सेपरेट वीडियो आएगी मेरी रेफरेंस फ्रेम के ऊपर, तो सी फ्रेम के बारे में आप इतना ही जान लीजिए। लेकिन एक 2 पार्टिकल सिस्टम का मैं केस आपको बस शेयर करना चाहता हूं। मान लीजिए ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, इसका नाम दे दिया 1, इसका नाम दे दिया 2। ये कुछ इस वेलोसिटी से जा रहा है, ये कुछ इस वेलोसिटी से जा रहा है। ये इसका कहीं सेंटर ऑफ मास होगा जो कि vc वेलोसिटी से जा रहा है। मैं समझाना ये नहीं चाहता, मैं समझाना कुछ और चाहता हूँ, ठीक है। तो मेरा ये मानना है कि अगर मुझे इस बॉडी का 1 का मोमेंटम लिखना हो अबाउट सेंटर ऑफ मास, p1c वेक्टर इज इक्वल्स टू मास ऑफ m1 into v1 वेक्टर माइनस vc वेक्टर, करेक्ट। अगर मेरे को 2 का लिखना है सेंटर ऑफ मास के अबाउट, m2 into v2 वेक्टर माइनस vc वेक्टर, और vc तो अपन ने पहले ही निकाल लिया है, vc वेक्टर इज इक्वल्स टू m1 v1 वेक्टर प्लस बोलो 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 भैया बोलो m2 v2 वेक्टर अपॉन m1 प्लस m2। जब आप इस वैल्यू को यहां पर रखोगे तो आपको पता है क्या मिलेगा, p1c वेक्टर इज इक्वल्स टू म्यू v1 वेक्टर माइनस v2 वेक्टर। अगर आप इसी इक्वेशन को इसमें रखोगे, p2c वेक्टर इज इक्वल टू म्यू v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर। व्हाट इज म्यू? सर म्यू क्या है? रिड्यूस्ड मास। 2 पार्टिकल सिस्टम में ये कॉन्सेप्ट काफी इंपॉर्टेंट आ जाता है क्योंकि आपको एग्जाम में सीधे लिख के दे देगा कि रिड्यूस्ड मास इतना है सिस्टम का, तो आप कैलकुलेट कीजिए। इसकी वैल्यू होती क्या है, m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। तो ये अपनी रिड्यूस्ड मास की बात हो गई। सी फ्रेम पे बैठने का कॉन्सेप्ट कोलिजन में भी बहुत काम का होता है। तो इन सब केसेस के बारे में मैं आपसे काफी अच्छे से बाद में डिस्कस करूंगा। ये सिर्फ एक बेसिक मैंने दिया सेंटर ऑफ मास का। तो उम्मीद है आप सेंटर ऑफ मास के बारे में जितने भी बेसिक्स हैं जान गए होंगे। अभी कुछ ही दिनों में मैं मैकेनिक्स के सारे और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर वीडियो बनाने जाऊंगा जिन पर ग्रिप होना मैकेनिक्स को अच्छा करने के लिए बहुत जरूरी है। तो आप बिल्कुल मेरे चैनल से जुड़े रहिए और साथ में मिलकर मैकेनिक्स को बेहतर बनाने का काम करते हैं। थैंक यू।